और आज का मुद्दा है पाक से आतंकी खेल, राजस्थान में स्लीपर सेल। राजस्थान आतंकवाद निरोधक दस्ता यानी कि एटीएस ने फरीदाबाद में पकड़े गए अमोनियम नाइट्रेट के मामलों को लेकर अहम जानकारी जुटाने के बाद टीम जयपुर लौट आई है। सूत्रों के मुताबिक एटीएस अब दिल्ली पुलिस, एनआईए और अन्य खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर के इस बरामदगी की कड़ियों को आपस में जोड़ने में जुटी हुई है। और इसी बीच गुजरात में गिरफ्तार किए गए संदिग्ध हैदराबाद निवासी अहमद मोहिनुद्दीन सैयद, उत्तर प्रदेश के कैराना के मोहम्मद सुहेल खान और लखीमपुर खीरी के एक अन्य युवक से भी पूछताछ की जा रही है। गुजरात एटीएस की गिरफ्त में आए 3 आतंकियों जो खुलासे किए वो रोंगटे खड़े करने वाले हैं। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियार भारत बॉर्डर में फेंके गए थे। हनुमानगढ़ से शराब तस्करी के रूट से गुजरात तक ये हथियार पहुंचाए गए और अहमदाबाद के कलोल में इसकी डिलीवरी हुई। अब राजस्थान एटीएस हनुमानगढ़ में उस स्लीपर सेल की धरपकड़ करने में जुटी हुई है जो बॉर्डर से हथियार उठा करके डिलीवरी तक पहुंचाती है। राजस्थान में आखिर कितने स्लीपर सेल छिपे हुए हैं, कहां तक इनके तार हैं, इसकी तलाश अब एटीएस कर रही है। इसी पर आज चर्चा करेंगे। पहले ये छोटी सी रिपोर्ट देखिए। आतंकियों के हनुमानगढ़ कनेक्शन का खुलासा। हनुमानगढ़ से हो रही नशे और हथियारों की तस्करी। जो राजस्थान का के बारे में जो भी सूचना उस कार्रवाई के दौरान प्राप्त हुई है, उसके लिए एक टीम एटीएस की ऑलरेडी गुजरात भेजी जा चुकी है। गुजरात में पकड़े गए आतंकियों को भेजे गए थे हथियार। जहां भी कहीं कोई बड़ा संदिग्ध पकड़ा जाता है, किसी व्यक्ति के आतंकवादी गतिविधि में संलिप्त होने की संभावना होती है, तो सभी एजेंसियां मिलजुल कर पूछताछ करती हैं। स्लीपर सेल की तलाश में जांच में जुटी एटीएस। पाक से आतंकी खेल, राजस्थान में स्लीपर सेल। तो पाकिस्तान से जो आतंक का खेल चल रहा है उसके तहत राजस्थान में कितने स्लीपर सेल, आज जिस पर बात करेंगे हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करवा दूं, अटल खंडेलवाल हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। आशीष हल्दानिया हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। अनिल गोठवाल हमारे साथ हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी। और रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर साहब हमारे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। जय हिंद सर, आप सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। माथुर साहब, चूंकि राजस्थान से आप काफ़ी जुड़े रहे हैं और देखते रहे हैं पश्चिमी सीमा को भी, तो सबसे पहले आप इसे शुरुआत करूंगा। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि क्या अब एक राजस्थान जो हथियार तस्कर हैं या फिर जो मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले लोग हैं उनके लिए मुफीद रास्ता बन चुका है? इसके पीछे की वजह क्या है और ये नेक्सस कैसे तोड़ा जाए? 3 सवाल सर। देखिए हेमंत, जय हिंद। पहले तो मैं आपको इतना बता दूं कि ये जो नेक्सस है, ये जो इकोसिस्टम पाकिस्तान ने भारतवर्ष में तैयार करके रखा हुआ है, ये इकोसिस्टम उस समय से तैयार हो रहा है जब पाकिस्तान भारत से अलग हुआ था। 1947 से लेके आज तक वो उनका पाकिस्तान का जो एक्चुअल एजेंडा है, वो एजेंडा यही रहा है कि कैसे भारत को कमजोर किया जाए, कैसे भारत के ऊपर नुकसान पहुंचाया जाए। तो ये जो इकोसिस्टम अब उभर करके सामने आ रहा है, ये सालों दशकों पुराना इकोसिस्टम है जो कि एग्जिस्टेंस में था, रहा है। अब इसकी वजह बताता हूं क्या है। इसकी वजह यह है कि शुरू में तो पाकिस्तान वैसे ही छोटे मोटे एक्ट करना चाहता था भारत के खिलाफ, लेकिन जब वो 2-3 बार कन्वेंशनल वॉर करके इस बात पे कन्विंस हो गया कि भारत को कन्वेंशनली पछाड़ा नहीं जा सकता, तब उन्होंने ये पॉलिसी, स्टेटेड पॉलिसी है पाकिस्तान की, ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। कई दफा मैं इस बारे में बातचीत कर चुका हूं। उसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये पूरा इकोसिस्टम पूरे भारत में फैलाया हुआ है। मैं इसीलिए कहना चाह रहा हूं कि अगर हम इसको राजस्थान को सिंगल आउट कर रहे हैं, उसका जवाब मैं आपको दूंगा कि राजस्थान में क्यों, लेकिन पूरे भारतवर्ष में ये इकोसिस्टम फैला हुआ है। एक उदाहरण दूंगा जिससे कि क्लैरिफाई होगा आपके दर्शकों को कि मैं क्या कह रहा हूं। जब 26/11 के लिए रैकी करी जा रही थी पाकिस्तान के आतंकवादियों की तरफ से, तो हेडली और तहव्वुर राना दोनों, उन्होंने देश के कम से कम 8-10 शहरों में रैकी करी। अब कोई 2 आतंकवादी इस प्रकार से 8-10 शहरों में घूम पाए आसानी से, वो कैसे?
किसी ने उनको संरक्षण दिया होगा, किसी ने लॉजिस्टिक्स दिया होगा, किसी ने कम्युनिकेशन दिया होगा, किसी ने खाना दिया होगा। जी। वो तमाम चीजें इसी प्रकार की स्लीपर सेल्स के माध्यम से मिला करती हैं, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक राजस्थान का प्रश्न है, आप देखिए कि राजस्थान में क्या होता है कि जो बॉर्डर से सटे हुए इलाके हैं, वहां पर पॉपुलेशन स्पार्स है बहुत ज्यादा। आप जैसलमेर बाड़मेर चले जाएं तो पॉपुलेशन का जो घनत्व है वो बहुत कम है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि पाकिस्तान अगर ड्रोन्स के माध्यम से या किसी और माध्यम से इन्फिल्ट्रेट करके राजस्थान में कुछ गिराना चाहता है, तो उसको लगता है कि कंपैरेटिवली आसान होगा, पहली बात, और जी। डिटेक्शन मुश्किल से होगा, दूसरी बात। तीसरी क्या है कि राजस्थान का ये जो नया रूट बन रहा है, 4-6 लेनिंग चल रही है, अमृतसर से जामनगर जो रोड जाती है, जी। वो रोड बहुत ज्यादा खाली और बहुत ज्यादा, मेरे हिसाब से बहुत कम वहां पर ट्रैफिक डेंसिटी है। उसकी वजह से उस रोड को ये लोग शराब की तस्करी के लिए, ड्रग्स की तस्करी के लिए और इन तमाम गतिविधियों के लिए उसका प्रयोग करना आसान समझते हैं। इसलिए ये उनके लिए एक पॉपुलर रूट है। अब क्या हुआ है कि पाकिस्तानियों ने पिछले कुछ समय में हथियार ड्रोन के मार्फत गिराए हैं राजस्थान में, और उन हथियारों को राजस्थान में जो हनुमानगढ़ या और कई जगह पर स्लीपर सेल्स हैं, उनके लोगों ने उनको कलेक्ट किया है और इस रास्ते से ले जाकर के गुजरात में आतंकवादियों को वो हथियार मुहैया कराए हैं, और अब वो इसमें पकड़े गए हैं। अब इसका मतलब कहने का ये है कि यहां पर कोई, इसको आप किसी प्रकार का फेलियर नहीं कह सकते, लेकिन ये निश्चित रूप से ये बात है कि उनको हम पकड़ने में नहीं पकड़ पाए। उसकी वजह मैंने आपको 2-3 बता दी हैं। अब क्या करना चाहिए? हमको ज्यादा मुस्तैद रहने की आवश्यकता है, वन। दूसरा, अपनी इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस की जो कैपेबिलिटी है बॉर्डर के साथ साथ, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस का एक नियम होता है। इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस जब आप करते हैं तो जी। वो एक कंटिन्यूअस सीमलेस इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं कुछ गैप नजर आ रहे हैं, और ये गैप्स अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आप इन गैप्स को आइडेंटिफाई करने में सक्षम हो सकते हैं। तो संभावना यही है कि उन गैप्स का लाभ उठाया है, और उसके कारण उसी के साथ, जैसे पहले ये नैरकोटिक्स को भेजते रहे हैं भारत में, या और कोई छोटी मोटी शराब की तस्करी या कोई और चीजों को करते रहे, उन्होंने पेलोड बदल दिया है। उसी ड्रोन में हथियार उन्होंने यहां ला करके ड्रॉप कर दिए हैं, और ये मुझे लगता है एक उनका मोडस ऑपरेंडाई है। ये जो इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं आपको हेमंत, जी। वो ये है कि चूंकि हमें पता है कि वो किस प्रकार से इन चीजों का भारत के अंदर इन्फिल्ट्रेशन करते हैं, तो मुझे लगता है कि उसके लिए एक माकूल एंटी ड्रोन नेटवर्क यहां पर हमको लगाना पड़ेगा। अभी जो नए भारतीय सेना में जो डिफरेंस चेंजेस लाए जा रहे हैं और नए ऑर्गेनाइजेशंस खड़े करे जा रहे हैं, उसमें इस बात का खास तौर पे ध्यान रखा गया है कि उनके पास, हर यूनिट के पास एंटी ड्रोन वॉरफेयर का मटेरियल हो। राजस्थान की जो एंटी एटीएस है और पुलिस सर्विसेज हैं और जो इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं, उनके पास भी इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और एंटी ड्रोन सर्विलांस का, मुझे लगता है उनकी उनकी कैपेबिलिटी बढ़ाने की आवश्यकता है हमें। बिल्कुल गोटवाल साहब, देखिए चूंकि जो लोकल पुलिसिंग की बात भी की है, अभी माथुर साहब ने बताया कि कैसे हम इसको और ज़्यादा बेहतर तरीके से आर्मी के कोऑर्डिनेशन के साथ तोड़ सकते हैं, लेकिन जो आतंकवाद का राजस्थान कनेक्शन, इसे आप कैसे देख रहे हैं सर? क्यों ये लगातार बढ़ता जा रहा है? देखिए, जो इंटरोगेशन में जो तीनों आतंकवादी गुजरात में पकड़े गए हैं, उन्होंने ये बताया कि हमें कलोल में डिलीवरी मिली है और डिलीवरी हनुमानगढ़ के वहां से लेके और ये आए हैं। जी। तो एक तो आतंकवादी हो गए, एक डिलीवरी सिस्टम को जो वहां से लेके यहाँ आए, और दूसरा ये है कि पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से ये गिराई गई है सामग्री, जो भी है हथियार। तो ये 2 या 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर के एरिया में जो बॉर्डर के ऊपर है, आज ही गंगानगर कलेक्टर ने उसके अंदर 3 किलोमीटर में रात को 6 बजे से सुबह 7 बजे तक आने जाने की और वहां पर परमिशन लेने की पाबंदी लगाई है। ये इसी कारण है कि यहाँ संभावित ऐसे स्थान हो सकते हैं, खाली स्थान, जहां पर कि पाकिस्तान के ड्रोन के माध्यम से ये वहां और वहां से हनुमानगढ़ के अंदर
इन्होंने ये, तो इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ का कोई ऐसा व्यक्ति है जो उनके साथ में इस तरह का स्लीपर सेल के रूप में या तो उनकी हेल्प कर रहा है या उनके साथ सहानुभूति कर रहा है, या उसकी नॉलेज में नहीं है कि ये हथियार यहाँ से हनुमानगढ़ से क्यों दिया गया, तो उसको एक टीम का दूसरी टीम को पता नहीं लग सके कि किसने है, ताकि वो अपने सबूत को नष्ट किया जा सके या उसके और उसके माध्यम से। तो ये डिलीवरी का जो सिस्टम है हनुमानगढ़ में मिला है, ये ठीक। बॉर्डर के पास के गांव में भी मिल सकता था, लेकिन उसको डिस्कनेक्ट करने के लिए वो तार को अपने जो ये साक्ष्य है उसको नष्ट करने के लिए ये दूसरे के माध्यम से ये किया गया। अब आप ये देखिए कि हनुमानगढ़ का और कलोल के अंदर क्या कनेक्शन है। तो एक ये भारतमाला का जो अभी प्रोजेक्ट चला है, जिसके अंदर व्यावसायिक गतिविधियों के लिए ये रोड पूरा बनाया गया अमृतसर से जामनगर तक का भारतमाला प्रोजेक्ट है। तो अभी नया नया एक क्षेत्र है जिसके ठीक। माध्यम से गुजरात के अंदर शराब की तस्करी या अन्य कोई मादक पदार्थों की तस्करी वहां से की जाती हो, उसके माध्यम से इस प्रकार की चीजें वहां भेजी जा सकती है, ये भी एक संभावना है। तो हमें इस और ध्यान देना चाहिए। इसके साथ साथ हमें इसको स्लीपर सेल का पता लगाने के लिए ये पूरे क्षेत्र के अंदर, पूरे गंगानगर ही नहीं, हमारा जो आगे का ये जो बीकानेर तस्करों के लिए रास्ता मुफीद हुआ करता था सर गोठवा साहब, आपको तो पता है जो जालोर से सांचौर वाला जो रास्ता है, और ये जो रास्ता इधर गुजरात के पास में कच्छ के रण से होते हुए गुजरता है, ये सबसे ज्यादा शराब की तस्करी और बाकी मादक पदार्थों की तस्करी का मुफीद रास्ता था। क्या आतंकवादी इसी का फायदा उठा रहे हैं? हाँ, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये ठीक। जो सेफ रूट माना जाता था तस्करों के लिए, क्योंकि इसके अंदर चेकिंग पॉइंट कम है, हमारे थानों की या चौकियों की जो सुरक्षा के तंत्र है ये एक तरह से खाली है, तो उनको ऐसा लगता है कि ये एक तरह से सेफ रूट है। लेकिन टाइम टू टाइम यहाँ पर चेकिंग हो या कुछ इस प्रकार की हमारी चौकियां स्थापित हो, ताकि उनको जो संदिग्ध है उनको चेक किया जा सके। ये हमें अब इसका प्रिकॉशन, सावधानी लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक बात सामने आई है कि गुजरात, अब आप गुजरात में देखो, वहां लखीमपुर खीरी का, शामली का और हैदराबाद का रहने वाला आके गुजरात में पॉइंट चुनते हैं। वहां से तो इनका जो मंसूबा है ये पूरे देश के अंदर इस तरह की आतंकवादी गतिविधियों को ठीक। बढ़ाने के लिए या एक इस तरह का माहौल जनता के अंदर घबराहट और ये इस तरह का करने के लिए ये गतिविधियां करते हैं। तो इनको चेक करने की और स्थानीय जरूर कुछ ना कमी कुछ कहाँ है हमें उस पर मैं आऊंगा, साक्ष्य- कमी कहाँ है उस पर। लेकिन आशीष जी ये जो घटनाएं सामने आई है आतंकवाद की, चाहे देखिए दिल्ली में धमाके की बात हो या राजस्थान में इससे पहले कैंप जो है वो एनसीआर के क्षेत्र में आइडेंटिफाई किया गया था कि किस तरीके से कुछ लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही थी, उसको भी एनआईए लगातार जांच कर रही है, हमारी सुरक्षा एजेंसियां जांच करी। लेकिन सवाल यह कि क्या राजस्थान मुफीद बनता जा रहा है आतंकवादियों के लिहाज से, बदमाशों के लिहाज से? देखिए, देश की सीमाएं लहूलुहान हो रही हैं, देश में धमाके हो रहे हैं, दिल्ली में धमाके हो रहे हैं, देश में आज ऐसा भय का माहौल बना हुआ है इन 11 सालों में कि आज हमने सत्ता किसके हाथ में दी है ये हर आज भारतीय सोच रहा है। और आज बात कर लें हम देश में, देश की राजधानी दिल्ली में जो हमारा दिल है, उस दिल पर 2 दिन पहले एक बम धमाका हुआ। 50 घंटे हमें लग गए उस बम धमाके को आतंकवादी धमाका घोषित करने के अंदर। आखिर ऐसी क्या मजबूरी रही थी कि 50 घंटे बाद यह घोषित किया गया? प्रधानमंत्री गायब, गृह मंत्री गायब, सूचना तंत्र गायब, इनका प्रतंत्र गायब, कोई तंत्र इनका सामने नहीं आ रहा। आखिर क्या मजबूरी थी? देश में इतनी हृदय विदारक घटना घटित हो जाती है, 10 लोग मारे जाते हैं जिनकी जान चली गई उस बम धमाके में, और प्रधानमंत्री भूटान चले जाते हैं। यह बड़े सोचने की और गंभीर बात है। आपके चैनल के माध्यम से हर भारतीय आज ये सोच रहा है कि ऐसी क्या तो गृह मंत्री कहाँ गायब है? गृह मंत्री तो हाथों हाथ वहां पर पहुंचे। गृह मंत्री, मैं प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं। अभी तो आपने कहा गृह मंत्री गायब, कौन सा बयान आ गया? गृह मंत्री तो उसके बाद तुरंत घटना के बाद में अस्पताल भी गए, घायलों से भी मिले, मौके पर भी गए। बाद में अस्पताल गया, आधिकारिक कोई बयान आया गृह मंत्री जी का?
गृह मंत्री जी का घटना के बाद में कोई आधिकारिक बयान आया? बिल्कुल गृह आया। मंत्री जी ने इसकी जिम्मेदारी ली। मैं आपको 26/11 की घटना याद दिला देता हूं, जब मुंबई में हमला हुआ था, आतंकवादी हमला, तो उस समय गृह मंत्री शिवराज पाटिल का इस्तीफा हुआ था। प्रधानमंत्री दिल्ली से मुंबई पहुंच गए थे, मनमोहन सिंह जी और प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और बहुत बड़ी बात मैं आपको बता दूं, भूटान जाने वाले देश के प्रधानमंत्री उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे और गुजरात से तुरंत वो मुंबई पहुंचते हैं। भरी बरसात में वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं, मित्रों, देश की सीमाएं आज किसके हाथ है? इन आतंकवादियों को यह शस्त्र और बारूद कहां से आ रहा है? पैसा कहां से आ रहा है? सरकार के हाथ में सारी पावर है, सुरक्षा एजेंसियां इनके पास है और जो सीमा बल है उसकी रक्षा इनको करनी चाहिए। लेकिन पूछना चाहता हूं, ये शस्त्र बल आ कहां से? आज पूरा देश पूछ रहा है प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से कि इनके पास ये बारूद कहां से आ रहे हैं, ये धमाके करने वाले विस्फोटक पदार्थ कहां से आ रहे हैं, ये गन मशीनें कहां से आ रही हैं और ये गोलियां जिनसे चला रहे हैं वो जी। हथियार कहां से आ रहे हैं? ये देश जानना चाहता है। फरीदाबाद में मैं एक बात और कहना चाहता हूं, फरीदाबाद में सुबह 2900 किलो विस्फोटक पदार्थ मिलता है और उसके बाद में रात को दिल्ली में दहल का मच जाता है, दिल्ली दहल जाती है, 10 लोगों की जान चली जाती है और आज वो 13 हो गए मृत्यु उनकी, 13 लोगों की जान चली गई, आज का आंकड़ा है। लेकिन प्रधानमंत्री जी भूटान की यात्रा पे, गृह मंत्री जी बिहार चुनाव में बिजी, लेकिन देश के लिए सोचने वाला कोई नहीं है। और आज ये बात कर रहे हैं कि गुजरात में आतंकवादी जो पकड़े गए, अरे भाई गुजरात आपका है, राजस्थान आपका है, 21 महीने से आपकी सरकार है, 11 साल से देश में आपकी सरकार है, आप क्या कर रहे थे? ठीक है, आप क्या कर रहे थे? जवाब लेता हूं आज मैं, ठीक है। सुनिए, आज हमने पठानकोट देखा, उरी देखा, पुलवामा देखा, पहलगांव देखा, दिल्ली देखा, गृह मंत्री का कोई आधिकारिक बयान आया? गृह मंत्री का इस्तीफा आज देश मांग रहा है क्योंकि ये गृह मंत्री का फेलियर है, गृह मंत्री का फेलियर है, उनकी सूचना तंत्र का फेलियर है। कहां है उनकी सूचना? इसका जवाब ले लेता हूं। बीजेपी प्रवक्ता हैं अटल जी वो कह रहे हैं कि कभी आप कहा करते थे कि दिल्ली में कांग्रेस के शासन में ब्लास्ट हुआ करते थे और आपके शासन आने के बाद में कभी इस तरह के धमाके नहीं हुए। अब वो कह रहे हैं कि देश सुरक्षित हाथों में नहीं है। पहला तो हेमंत जी, मैं कहूँगा मौका मिल गया तो जिस तरह की भी बात करनी है वो संवेदनशीलता के साथ की जानी चाहिए जी। और रही बात कि देखिए, ये जो बम ब्लास्ट हुआ है वो तो भारत को बहुत सारे लोग हैं जो कमज़ोर करने की कोशिश किए जा रहे हैं और जो ये कह रहे हैं कि धमाका हुआ, तो आप पहले के जो 10 साल हैं उनके धमाके देख लो कि भाई वहाँ हर वक्त धमाके होते रहे थे, कौन सा एक्शन लिया? हमने तो पुलवामा पे जब अटैक हुआ तो मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय, आपको याद नहीं है? आपको याद कर रहे तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 10 साल में कौन से धमाके? 11 साल की बात कीजिए ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, 11 साल की बात कीजिए ना। आप मनमोहन सिंह के टाइम भी देख लीजिए कितने धमाके हुए हैं और तो कितनी जगह हुए धमाके हुए, तो आप ही कर लेना ना काउंट। 11 सालों में 7,000 से ज्यादा आतंकवादी हमले हुए अटल जी, 7,000 से ज्यादा आतंकवादी हमले, 3,000 से ज्यादा जाने गई है देश में। एक बार सुन और लीजिए, आप हेमंत जी एक बार आप ही, हेमंत जी एक बार आप इनके एनालिसिस करके बताइए, 7,000 धमाके हुए बता रहे हैं 11 साल में, थोड़ी इनकी नॉलेज तो ठीक करिए। नॉलेज में मैं आपको बता देता हूँ ना, 7,000 धमाके सीरियल वाइज बता देता हूँ ना। बड़े क्या बड़े धमाके आप बता दीजिए, मतलब आपको जो बड़े बड़े धमाके हैं। 7,000 मार्च 2014 को छत्तीसगढ़ में हमला हुआ था, मतलब 16 लोगों की जान गई थी। 26 दिसंबर 2014 को असम में हिंसा हुई थी, 85 लोगों की जान गई थी। सुनते जाइए, 2 जनवरी 2016 को पठानकोट में हुआ था, 7 लोगों की जाने गई थी। 18 दिसंबर 2016 को हुआ था, 11 जुलाई 2017 को हुआ था, 14 फरवरी 2019 को हुआ था, 1 मई 2019 को हुआ था, 21 मार्च 2020 को हुआ था, 3 अप्रैल 2021 को हुआ था, 1 जनवरी 2023 को हुआ था, 26 अप्रैल 2023 को हुआ था, 9 जून 2024 को हुआ था और सर 23 अप्रैल 2025 को हुआ था। और फिर ये 10 नवंबर की घटना आपको याद होगी। अरे इतने तो मैंने आपको बड़े सर, ये तो बड़े हैं, ये तो बड़े हैं। 7,000 को जो सीमा पर आए दिन हो रहे हैं ना, सीमा पर जो आए दिन हो रहे हैं ना, उनकी बात कर रहा हूं मैं। सीमा पर जो आए दिन धमाके हो रहे हैं ना, उसकी बात कर रहा हूं। पहलगाम हो जाता है, पहलगाम हो जाता है, प्रधानमंत्री के मुंह से एक नहीं निकलता है। पहलगाम के बाद प्रधानमंत्री बिहार चले जाते हैं। सोचने की बात है, शर्माने की बात है कि 11 साल से आपकी सरकार है, 11 साल से आपकी सरकार है और पहलगाम के बाद में आप बिहार चले जाते हैं। बिहार में जाकर मतदाताओं को
को इंतजार संबोधित करते करते हैं, हैं। ये कितनी इनको बड़ी बात देश है। से और कोई लेना पुलवामा के देना समय नहीं। प्रधानमंत्री कहाँ थे? संवेदनशीलता से कोई उत्तराखंड लेना देना उत्तराखंड में फोटो नहीं। शूट ये करवा रहे थे। आतंकवादियों पुलवामा के समय साथ वहां थे। है। अरे मैं आप बहुत सोचिए, जिम्मेदारी आप से ये कह रहा सोचिए, हूं। मैं जिम्मेदारी ये से कहता हूँ, खुद मैं भारत का इसी नागरिक हूँ, तरीके से कांग्रेस का भारत को प्रवक्ता हूँ, कमजोर पूरी करने जिम्मेदारी के के साथ लिए कहता हूँ, राष्ट्रीय 11 सालों में देश को सुरक्षा के कमजोर साथ करने की समझौता कोशिश की गई करते है, हैं। देश को खत्म ये करने की कोशिश की गई है, देश के हर इलाके में संतोली जी, ऐसे इतने सेंसिटिव मसले पर तू मैं अच्छी नहीं लगती है आशीष जी। आशीष जी, ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। आशीष जी, आशीष जी, मेरा निवेदन है आपसे, सुनिए, मैंने नहीं टोका इतनी देर तक आप बोले, लेकिन सुनिए तो सही। मैं ये कहना चाहता हूँ, आशीष जी आप बोल चुके ना, अब आप सुनिए तो। कहना चाहता हूँ, ये मुद्दा ऐसे मुद्दा राजनीति का नहीं है, लेकिन दुख का मुद्दा ऐसा ऐसे डिबेट नहीं होगी ना। आप बोल चुके, अब बीच में तो मत बोलिए प्लीज। एक आज विपक्ष में सवाल भी ना 30 सेकंड तो उन्हें दीजिए ना अपनी बात रखने का। ठीक है, मैं दोनों को, मैं आप दोनों ने मैं हमारे रक्षा विशेषज्ञ हैं माथुर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लीजिए। अरे सर सुन लीजिए, आप दोनों शांत होइए, सुन लीजिए। माथुर साहब बोलिए। देखिए हेमंत, मेरी बात ध्यान से सुने जी। एक मेरी गुजारिश यही रहेगी कि जब भी कोई राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा होता है, उस पर राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। ये मेरी आपसे गुजारिश है। आप राजनीति करने के लिए और मुद्दे ढूंढ सकते हैं। जहां तक सवाल लिस्ट का है, लिस्ट में अगर आपके सामने रखूंगा तो आपको आश्चर्य होगा। जिस टाइम कालखंड की ये बात कर रहे हैं, उस पूरे कालखंड में मैं भारतीय सेना में एक अधिकारी के रूप में काम कर चुका हूं। 1980 से लेकर 2014 तक जिन आतंकवादी घटनाओं को या जिन ब्लास्ट को हम गिन सकते हैं, जिनको मेंशनेबल है, वो 94 हुए थे। और 2015 से लेकर के 2024 तक 29 ऐसे हुए हैं। तो इसमें ज्यादा हुए, इसमें कम हुए, इसका कोई अर्थ नहीं है। 1980 से लेके जाकर के इनको शक है तो ये खुद देख सकते हैं, कहीं से पता लगा सकते हैं। मुझे इस बात का ज्ञान इसलिए है कि मैं कई ऐसी जगहों पर रहा हूं जहां पर कि ये हुए हैं और इसको हमने रिस्पॉन्ड किया है। तो 80 से लेकर 2014 तक 94 ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जो कि मेंशन किए जा सकते हैं। उसके अलावा अगर उसी हिसाब से अगर 20 के 6,000 बोल रहे हैं तो ये इन 94 के 40,000 हो जाएंगे। वो बात अभी है ही नहीं। अभी जो प्रश्न है वो ये है कि इससे हम किस प्रकार से इसको टैकल करें, आगे हम अपने देश को कैसे इससे बचा सकते हैं, ये मेरा मानना है। उसके मैं एक दो चीजें बताता हूं। देखिए, जब तक हमारे पास देश के अंदर एक आवाज नहीं होगी, तब तक हमारी इस चीज का लाभ शत्रु दोनों तरफ से, जो शत्रु नॉर्थ में है और जो शत्रु वेस्ट में है, जो कि दोनों इस प्रकार के वॉरफेयर में विश्वास रखते हैं कि आप सब्जुगेट करें अपने ओपोनेंट को बिना लड़ाई लड़े हुए, उसमें साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। और वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जो वो करते हैं, वो इसी बात का लाभ उठाते हैं कि जो दो हमारे एक्सपर्ट यहां बैठे हैं, पिछले 5-7 मिनट में एक भी काम की बात वहां से नहीं आई है। और हम उनको, तो वो जब इस प्रकार का वार्तालाप देखते हैं तो उनको बड़ा आसान तरीका हो जाता है लाभ उठाने के लिए। हम अपने अंदर जो भी करना चाहे करते रहें, जो आने वाला समय बताएगा किसके समय में। लेकिन आप कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा परेशानी तो देश चुनौतियों से तो निपट लेगा, लेकिन गद्दारों से कैसे निपटे, ये एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल वही, और मेरा ये कहने का मतलब ये है कि देखिए, ये जब हुआ इज नॉट मटेरियल, देश इज इंपॉर्टेंट। आपको माथुर साहब याद होगा, शकूर खान की गिरफ्तारी हुई जैसलमेर से अभी मई 2025 में। वो एक पूर्व मंत्री का पीए रह चुका, 6-7 बार पाकिस्तान की यात्रा कर चुका था। और जब अरेस्ट हुआ तो पता चला कि किस तरह से देश की सूचनाओं को उधर भेज रहा था। ये सिस्टम में बैठे हुए जो कुछ लोग हैं, चंद गद्दार हैं। जी बिल्कुल, दो एक इसके सुझाव मेरे को आपके साथ आपको बता दीजिए। मैं कई दफा कई और जगह इसको बता चुका हूं। वो सुझाव इस प्रकार से है कि अगर हम अपने आप को सेक्युलर मानते हैं, सेक्युलर, तो हमको इस प्रकार के इंस्टीट्यूशन से, इस प्रकार के एजुकेशनल सिस्टम से बचना चाहिए जहां पर कि किसी एक प्रकार के लोगों को ही पढ़ने का मौका हो या उनको प्राथमिकता मिले। एजुकेशन का जो इकोसिस्टम है वो यूनिफॉर्म एज फार एज इज पॉसिबल देश में होना चाहिए, ताकि आपका जो बेसिक फंडामेंटल जो अपब्रिंगिंग है वो सेम लेवल के ऊपर हो। उसके अलावा जो सबसे दो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, वो क्या होता है कि हमारी इंटर स्टेट इंटेलिजेंस शेयरिंग, जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है, वो इंटेलिजेंस शेयरिंग स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए और इसमें कोई टर्फ का वॉर नहीं होना चाहिए।
एक यूनिफाइड कमांड की हमें मेरे हिसाब से आवश्यकता है, ताकि जी। जो इंटेलिजेंस किसी को भी मिल रही है, लेकिन जो उस इंटेलिजेंस का असर जहां पर होने वाला है, अभी जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस केस में किया, उन्होंने जैश ए मोहम्मद का एक पोस्टर लगाते हुए एक व्यक्ति को पकड़ा, उसके मार्फत वो जमील तक पहुंचे, जमील और से वो इसके बाद पूरा का पूरा, जी राइट तो ये पूरा जो सिस्टम है, राइट। इसको और इंप्रूव करने की जरूरत और है। माथुर साहब ये भी कहा जा रहा था कि इंटरस्टेट अगर उस पोस्टर के जरिए पड़ताल नहीं होती, एजेंसियां और इतनी सतर्क मैं नहीं होती, एक- तो बहुत एक बड़ा और बात कहना बहुत था बड़ा कोई कि कांड जो अंजाम देने वाले थे, बहुत बड़ी एक बहुत बड़ा हादसा होने से रुक गया रुक गया है। 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ। ये इंटेलिजेंस के जो लोग हैं, उनकी तो तत्परता देखिए, की हमारी वजह से सुरक्षा एजेंसियां 24 घंटे सतर्क है, चाहे सरकारें किसी की भी हों या किसी की आए जाए, उससे नहीं। हमारी सेना, हमारी सुरक्षा एजेंसियां चाक चौबंद है, लेकिन सबसे गंभीर बात है कि जो नेक्सस है उसको कैसे तोड़ा जाए। आप लोग भी जागरूक नागरिक के तौर पर अपनी भूमिका का निर्वहन करें। कहीं पर भी अगर आपको संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दें या कोई संदिग्ध हलचल दिखाई दें, तो जरूर उसकी इत्तला पास के थाने में या हमारी एजेंसियों को करें। नमस्कार।